चलिए आइए बच्चों शुरू करते हैं डिस्कशन। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी बोर्स पॉस्टुलेट्स की। तो पॉस्टुलेट्स क्या थे वो समझ गए थे। आज उन्हीं पॉस्टुलेट्स पे बेस्ड हमें सारे रिजल्ट्स डिराइव करने पड़ेंगे, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए सेटल राम राम सर जी। राम राम। मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या वेरी हाल गुड है सर? मॉर्निंग। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप लोग सुनाइए। सर अब तो ठंड बढ़िया बढ़ सर। गई। ठंड तो खत्म हो गई ना, अब कहाँ ठंड बची बच्चों, अभी है। सर गर्मी लग रही है बहुत आज तो। हाँ 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 वही ना। आप तो गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप लोग कैसे हैं साहब? नमस्कार सर। बढ़िया सर, नमस्कार, हम भी बताइए बढ़िया। कैसा है? चलिए सुनाइए सर, क्या हाल है? बताइए सर कैसा आप? एकदम बढ़िया हूँ मैं बच्चों, एकदम जबरदस्त, शानदार। चलिए हम भी बढ़िया हैं सर। तो बच्चों कल हम लोगों ने 2-3 एटॉमिक मॉडल्स पे डिस्कशन किया था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोहर्स। सर। हाँ बताइए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर कल रात आप सपने में मुझे फिजिक्स पढ़ा रहे थे। हे भगवान। सर आपके सर सपने में आ रहा है बच्चों के। सारे बच्चों के हाँ सपने सर, में आ रहा सपने हूँ में आ यार। रहे हो आप। नहीं मुझे भी हाँ सर फिजिक्स आ रही है सर, फिजिक्स आ रही है, आप नहीं आ रहे। फिजिक्स मैं हेलो सर कैसे हो आप? सच में सर ऐसा बहुत बार हो गया। हेलो सर कैसे हो आप? एकदम सर बढ़िया, सारी एकदम एटॉमिक थ्योरी सभी सर याद आ आज रही सिर्फ है। आपकी क्लास ही है। हाँ हाँ सर मैं दोनों क्लास आप। एक्चुअली बहुत तुम लोग को पढ़ाया भी तो हूँ, हर दिन लगभग समझ लो 1.5 घंटे तो हर तो दिन लगभग स्टार्टिंग मिलते से हैं। पूरा हाँ 10 महीने हो गए बीच रोज में। अच्छा क्लास तुम लोग की होती देखो थी। बॉटनी में या जैसे एक तो बॉटनी हो गया आपका सब्जेक्ट, जूलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया और फिजिक्स। फिजिक्स हो गया। ठीक है। तो ये बताइए बॉटनी आप एक ही मैम से या सर से एक ही से पढ़े हैं पूरा बॉटनी? यस सर, एक ही मैम से पढ़ी थी। शुरू में वो एक सर थे जो चेंज करा दिया था मैंने। अच्छा अच्छा, मतलब दो टीचर से पढ़े आप बॉटनी, है ना? दो? नहीं सर, नहीं एक ही सर वो चैप्टर, एक ही चैप्टर पढ़ाया था अच्छा एक उन्होंने। ही 1.125 मान लो सर। 1.12। अच्छा बहुत, मतलब एक ही मैम, रिंकल मैम से ही पढ़े आप एक पूरी ही बॉटनी, है ना? यस यस सर। और जूलॉजी में? चलो रूपाली मैम से वो भी एक ही मैम से आप पढ़े, है ना? रूपाली मैम सिंगल। यस तो सर। बायो में आप 2 टीचर से पढ़े टोटल, ठीक है। केमिस्ट्री में मेरे हिसाब से आप तीनों अलग दो अलग थे क्या? टीचर। मोहित उपाध्याय सर और ऋतिक सर। दो टीचर। अच्छा एक ऋतिक सर थे और वो भी ऋतिक सर ही है, मतलब इनऑर्गेनिक डॉक्टर मोहित उपाध्याय सर। और एक विवेक राणा सर थे क्या आप लोग को? नहीं मोहित उपाध्याय। मोहित उपाध्याय सर थे। अच्छा अच्छा मोहित सर थे। तो ये हो गया। तो यानी केमिस्ट्री भी आप 2 टीचर से पढ़े हैं। फिजिक्स फिजिक्स तो राहुल सर से पढ़े हैं। नहीं राहुल सर से पढ़े हैं जलवा। मैं इसमें ओजी राहुल सर। बहुत तो इसमें आप समझ रहे हो पूरा 11 12। तो मैं तो अभी सपनों में आऊंगा ही कुछ दिन सर मुझे। लेकिन ये आते थे बच्चों, कंपटीशन जब था ना, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे भी ऐसा था। लेकिन मेरे सपने ऐसे आते थे कि पेपर लिख रहा हूं मैं और सर निकाल रहे हैं पेपर, हाथ से छिना रहे हैं, ओएमआर कभी मिस हो गई है भरना, ऐसे सपने आते थे मुझे। आप लोग को ऐसे? हमें तो आपके आते हैं। ये सर ऐसे ही तब आते थे सर जब 12 पेपर आ गया सामने, कुछ आ गया हमें। हेलो सर मुझे मैं बहुत और एकदम ऐसा और एकदम रियली फील होता था। एकदम ऐसा लगता था कि अरे भाई, अरे पेपर प्लीज सर एक ओएमआर और फिल कर लेने दीजिए। ऐसे सपने आते थे तैयारी जब कर रहा था मैं। ये सर ऐसे लगता था। सर आपका तो पेपर ऑनलाइन होता था। नहीं मैंने यार डिसिप्लिन कैसे सर? आप टाइम पे आते हो, टाइम पे जाते हो। मैं कंप्यूटर बेस्ड होगा ना दिया पर था तो यार। मेरा भी ओएमआर ही हुआ था यार। सेंटर एंटर में गए थे, ओएमआर से ही भरा था मैंने, AI-EEE। तो मैं काफी पुराना हूँ। ठीक है। तो AI-EEE उस समय ओएमआर होता था प्रॉपर वैसे। सर कौन सी सन में दिया था आपने? मैंने 2011 में दिया था पेपर, है ना? तो उस समय तो वैसे ही था। अच्छा उस समय हम लोग के ऑप्शन आ गया था कि कंप्यूटर पेज भी आप दे सकते हो और ओएमआर, तो ऑप्शन था कि आप कोई सेलेक्ट कर लो। तो चूंकि कंप्यूटर बेस्ड उस समय 1 साल पहले ही आया था, तो उस समय इंटरनेट का भी बहुत ज़्यादा वैसा चलता था, तो कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था, तो फिर ओएमआर ही लिया था। हाँ, लेकिन आ गया था उस समय कि आप रिस्क नहीं लिया आपने मतलब। हाँ रिस्क नहीं लिया, क्योंकि इंटरनेट उस समय 2010-11 के पास जस्ट आया ही था और उससे 1 साल पहले ही वो हुआ था, एक पहला बैच गया था। तो हम लोग डर रहे थे, तो और पूरे साल भर प्रैक्टिस की थी ओएमआर पे, तो सोचा ओएमआर से ही देते हैं। खैर तो अच्छा है बच्चों, अगर आपको ऐसे सपने आ रहे हैं इसका मतलब आप लोग सीरियसली लेते हैं चीज़ों को। अब जो सीरियसली नहीं ले रहा हूँ उनको तो नहीं। सपने नहीं आ रहे।
थॉमसन सर ये मेरे पड़ोस वाला कह रहा है सपने ही नहीं आ रहे। सपने ही नहीं आ रहे। ठीक, डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड और बोहर। ठीक, तो बच्चों इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, अगर आप लोग एक लाइन में बता पाए, डाल्टन क्या बोले थे ये और क्या? हाँ सर उन्होंने बोला था कि एटम जो है इनडिविजिबल पार्टिकल है। एटम इंडिविजिबल है, सबसे मतलब कोई भी मटेरियल है वो स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बनता है, उस स्मॉलेस्ट यूनिट को एटम बोलते हैं, और एटम को हम लोग आगे be created or destroyed. हाँ फर्दर डिवाइड नहीं कर फर्दर सकते। डिवाइड नहीं कर सकते हैं। डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल ठीक है। थॉमसन ने क्या कहा था बच्चों? व्हाट वाज थॉमसन ने ये कहा था थॉमसन ने ना एटम को ना वाटर लेमन टाइप बताया था कि जैसे कि उसका रेड प्लम पुडिंग मॉडल दिया था इन्होंने। इलेक्ट्रॉन के एक सागर जैसा है और उसमें जो पॉजिटिव पार्ट है वो एम्बेडेड है। हाँ, पॉजिटिव का ऐसा आप मान लीजिए और नेगेटिव एम्बेडेड है, ठीक है। तो ये थॉमसन्स मॉडल था। ओवरऑल एटम न्यूट्रल है। खैर, इसमें ड्रॉबैक क्या था बच्चों इनका? थॉमसन का ड्रॉबैक क्या था? सर ये इलेक्ट्रॉन जो है पूरी तरीके से मतलब पॉजिटिव चार्ज पूरी तरीके से फैला नहीं होता है, मतलब एक सेंटर के बीच में ही होता है कोई पॉइंट से। स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे सर ये। एक तो हाँ तो हाइड्रोजन स्टेबिलिटी को स्पेक्ट्रम, नहीं बता पाया था। हाँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। और क्या क्या दिक्कत और थी? scattering of alpha particles. एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पा रहे थे। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का कोई इसमें आंसर नहीं था। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं। रदरफोर्ड का मॉडल क्या था बच्चों? रदरफोर्ड के हिसाब गोल्ड फॉइल ली थी इन्होंने और क्या कहते हैं ये बताया था Gold foil ली एटम थी जो होता है वो मतलब एक स्मॉल स्पेस में होता है। एटम स्मॉल स्पेस में होता है। नहीं एटम नहीं, मतलब वो पॉजिटिव पार्ट जो है वो एक स्मॉल स्पेस वो में स्मॉल स्पेस में होता है सेंटर पे, जिसे Center पे- बाद में न्यूक्लियस बोल दिया गया था। हाँ बिल्कुल। और बाकी पूरा एटम का स्पेस जो है एम्प्टी रहेगा और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ न्यूक्लियस के चक्कर लगाएंगे। यही बताया था इन्होंने, है ना? यस सर। और इनका ड्रॉबैक क्या था? सर इन्होंने बोला था कि लेटर है इसके अराउंड में रिवॉल्व करता रहता है, लेकिन सो रिवॉल्व करेगा तो नेक्स्ट टाइम के बाद आके कोलैप्स हो जाएगा उस पे। सर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या कहते हैं फिक्स क्यों है, मतलब फिक्स एनर्जी रेडिएट करेगा तो नहीं होगा। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को बता नहीं पाए थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ तो धीरे धीरे एनर्जी कम होती जाएगी, फाइनली जाके वो गिर जाएगा न्यूक्लियस पे। तो इस चीज को समझा नहीं पाए थे। और कोई बच्चों इनमें ड्रॉबैक अगर? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जीमान इफेक्ट और वो उसको इफेक्ट मतलब Star एक्सप्लेन नहीं effect। कर पाए। हाँ, स्टार हाइड्रोजन- इफेक्ट और जीमान। हाँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझा नहीं पाए थे रदरफोर्ड, ठीक है ठीक है। बोहर के 3 पोस्टुलेट थे। पहला पोस्टुलेट सर बोर ने इन सबको चोरी कर लिया था। इन्होंने ये बोला था कि mvr इक्वल टू NH/2 पाई हाँ और फिक्स एनर्जी जब तक इसमें रिवॉल्व कर रहा है तो एक फिक्स एनर्जी ही छोड़ेगा, मतलब वो कोई अलग वैल्यू नहीं होगी उसकी ओके। एनर्जी। इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा और जब स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। दूसरी पोस्टुलेट क्या थी? दूसरी पोस्टुलेट MVR मोमेंटम से एनर्जी रेडिएट करेगा NH/2 पाई के फॉर्म में। हाँ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू NH/2 पाई। तो जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई होगा उसी स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सर्कुलर ऑर्बिट है तो कहीं पे भी होगा, नहीं, स्टेशनरी ऑर्बिट में होंगे। और स्टेशनरी ऑर्बिट उन ऑर्बिट्स को बोला जाएगा जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन NH/2 पाई के बराबर होगा। तीसरी पोस्टुलेट क्या थी? थर्ड पोस्टुलेट? पर जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है तो कुछ फोटोन के फॉर्म में वो एमिट करता है। हाँ, जब इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो फोटोन के फॉर्म में एनर्जी एमिट करता है। और जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगी वो इक्वल टू होगी एनर्जी डिफरेंस E2 माइनस E1 होगा, ठीक है। तो ये इतना हम लोग कल की क्लास में पढ़ चुके थे। अब कुछ हम लोग को रिजल्ट्स डिराइव करने इसके, तो रिजल्ट्स डिराइव करेंगे और उसके बाद फिर आगे का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बच्चों जो हम लोगों ने स्पीड, रेडियस और एनर्जी, ये 3 फॉर्मूले हम लोग को डिराइव करना है। तो जल्दी से मुझे किसी को याद है क्या बच्चों कि वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या बनता था, रेडियस का क्या बनता था, एनर्जी का क्या बनता था? किसी को इनमें से कुछ भी याद हो? स्पीड, रेडियस या एनर्जी कुछ याद है आप लोग को? 2.18 into 10 raised to the power 6 Z/L V का हो गया। रेडियस हो जाता है 0.529 एक सेकंड into मैं इसको लिख देता हूँ। 2.18 into 10 raised to 6 Z/N और यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। बिल्कुल, मीटर पर सेकंड, सही बात है। रेडियस को 0.529 n square by z एंगस्ट्रॉम 0.529 n square by z।
एन यूनिट स्क्वायर क्या बाई हो जेड जाएगी? एंगस्ट्रॉम में एंगस्ट्रॉम सर एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। बिल्कुल 0.529 है ना, 0.529 यस सर होगा यस एंगस्ट्रॉम, तो 0.53, ठीक है। और एनर्जी के बारे में बच्चों क्या तो कहेंगे आप माइनस लोग? का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एकदम सही है। एन स्क्वायर यस और सर यूनिट सर माइनस में आ जाएगा ना जी माइनस में आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो ये तो ऑलरेडी आप लोग को पता है, ठीक है। बस इन्हीं को मैं थोड़ा सा हम लोग करेंगे डेरिवेशन इसका, है ना, और बेसिक बेसिक जो चीज़ें आप लोग को याद रखनी चाहिए बता दूंगा। वैसे वैसे ये हमें अगर रिजल्ट याद है तो मैं जो पढ़ाने वाला हूँ अभी आपको, वो अगर ये रिजल्ट याद है तो आपके सवाल हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं कि रिजल्ट्स आते कैसे हैं। तो देखिए, जो सेकेंड पॉस्टुलेट है वो कहता है एंगुलर मोमेंटम mvr इट इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में, मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज हो जाएगा Z इंटू ई, और ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा न्यूक्लियस, ठीक है, कुछ इस तरह से। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आर उधर भेज दीजिए, बन जाएगा के जेड ई स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर इंटू आर। तो के जेड ई स्क्वायर बराबर mvr और इंटू वी कर देते हैं, क्योंकि v का स्क्वायर है, mvr की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो ये बन जाएगा के जेड ई स्क्वायर बराबर mvr है एन एच अपॉन 2 पाई इंटू वी, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो k इंटू 2 पाई इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन एन इंटू एच। तो ये सारे कांस्टेंट है, देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन और 9 इंटू 10⁹, ये भी कांस्टेंट है। z एटॉमिक नंबर, ई स्क्वायर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, h प्लैंक्स कांस्टेंट। तो जब सारी वैल्यूज रख देंगे तो जो v का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁶ z बाई n, और यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, ठीक है। यूनिट भी याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ की एंगस्ट्रॉम है, कुछ की मीटर पर सेकंड है, और एनर्जी की इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। अब बच्चों इसको आप लोग याद कैसे रखते हैं, जैसे कोई बता, जैसे ये तो आपको कांस्टेंट तो याद रह जाएगा 2.18 इंटू 10⁶, इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। कंफ्यूजन हो जाता है कि z बाई एन होगा या n स्क्वायर बाई जेड होगा, z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो इसका कोई ट्रिक बनाए हैं क्या आप लोग, कैसे जैसे याद रखते हैं, कोई बताना चाहेगा, किसी ने कुछ ट्रिक बनाई हो या? हाँ सर मैंने तो ऐसे याद कर दिया बजट में याद हो गया सर। अच्छा, ऐसे ही याद हो गया है, यस यस अरे तो फिर बहुत बढ़िया है, ऐसे ही हो गया सर ठीक है, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही याद है तो अच्छा है, बाकी अगर आप कुछ ट्रिक व्रिक बनाना चाहें तो बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मैं अभी आपको सवाल कराऊंगा तो आपको अंदाजा होगा। सर अगर आपके पास ट्रिक है मेरे पास, मैं तो देखो सर मैं, ऐसे ही याद किया था कि वेलोसिटी में z बाई एन है, एनर्जी में उसका स्क्वायर है z बाई एन अच्छा का, अच्छा, और रेडियस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। देखिए मैं कैसे याद रखता हूँ, मैं चूंकि इधर ये v है, ठीक है, और v z n, तो मैं विजन करके ऐसे याद रखता हूँ, ठीक है। मुझे बड़ी तकलीफ होती थी इसमें जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो ये कि z बाई एन, एन बाई जेड, इसमें तो विजन करके याद किया था। उसके बाद मैं उसी में सीक्वेंस में लिखता हूँ, पहले v फिर r फिर e। तो आप देखो, पहले अगर विजन याद है, फिर इसको उल्टा करोगे और ऊपर वाले का स्क्वायर, तो एन स्क्वायर बाई जेड, फिर इसको उल्टा करोगे और ऊपर वाले का स्क्वायर, तो इस यहां से यहां आने के लिए उल्टा करना ऊपर वाले का स्क्वायर, फिर इसको उल्टा करना और ऊपर वाले का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके। तो अगर आपके पास कोई ट्रिक है आपकी अपनी, या तो आप भूलते ही नहीं हो, तो बहुत बढ़िया है। हाँ सर मतलब ई वाले में तो कंफ्यूजन नहीं होता, बस वी और आर में होता था, तो आर का तो मैंने ऐसे याद कर था रानी, तो अरानी से याद हाँ, हो ये गया भी आर ठीक है, आर। हाँ बिल्कुल, तो उसमें बस बस स्क्वायर एन याद ही, रखना ऊपर, हाँ हाँ ठीक है, रानी का मतलब एन का स्क्वायर हो गया, और नीचे पता ये जेड तो आता ही हाँ है, क्योंकि उसका बिल्कुल। अपोजिट होता है। तो अगर आपको न्यूमरेटर भी याद रह गया तो याद रह जाएगा। लेकिन ये देखिए, मैं बताता हूँ आपको, एक्सपीरियंस है कि कांस्टेंट आपको सबको याद रहेंगे, कांस्टेंट में कोई तकलीफ नहीं होगी। बस ये जेड एन या एन स्क्वायर बाई जेड या जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इसको आप लोग याद रखिएगा थोड़ा सा, कुछ भी ट्रिक बना के कैसे भी। तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, ये एज इट इज, इसको आप नोट कर लीजिए। तो तीनों रिजल्ट एक साथ नोट कर लीजिए, और उसके बाद वेलोसिटी का पहला नोट कर लीजिए।
डन सर। ठीक डन सर। ठीक ठीक बच्चों, जैसे v आ गया, r निकालना है तो फिर कैसे किया जाए, कुछ आइडिया देंगे आप लोग? v आ गया, r निकालना हो मान लीजिए, अब तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? r निकालना है, रेडियस, v की वैल्यू आ गई, रेडियस ऊपर निकालना है। वाले फॉर्मूले में रेडियस की वेलोसिटी की वैल्यू रख देते हैं। बिल्कुल, ये जो इक्वेशन 1 है यहाँ पे v की वैल्यू रख देंगे तो r आ जाएगा, क्योंकि ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी पता है, v की वैल्यू रख देंगे तो r आ जाएगा। तो देखिए मैं रेडियस का भी डिराइव करते हैं हम लोग। चलिए, तो रेडियस बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। सर अभी नहीं हुआ। ओके, लिखिए। डन सर। ठीक, तो मैं यहाँ पे जैसे एन एच अपॉन 2 पाई और एम वी इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो R बराबर N, कॉन्स्टेंट सारे एक साथ लिख दूंगा, H अपॉन 2 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे V है तो V का वैल्यू हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁶, ठीक है। और ये Z ऊपर N आ जाएगा, तो जो रेडियस हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है पूरा टर्म, ये भी पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है 0.529 जैसा आप लोग बता रहे थे। n और n मिल जाएगा तो n² अपॉन z, बस यूनिट हो जाएगी एंगस्ट्रॉम, याद रखिएगा, ठीक है। तो रेडियस एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में आ रही है, तो यहां से समझ में आता है कि जो एटम का साइज है वो 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो रेडियस यहां से आप नोट कर लीजिए। अब टोटल एनर्जी लिखना है तो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। देखिए बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो चूंकि रिवॉल्व कर रहा है तो कुछ स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू v²। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, क्योंकि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई रेडियस r, ठीक है। तो kZe², और साइन होगा माइनस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव है, तो दोनों हम लोग साइन के साथ रखते हैं, तो K Q1 Q2 तो निगेटिव साइन होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी और काइनेटिक की होगी। तो काइनेटिक को थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हाफ, और mv² की जगह देखिएगा थोड़ा सा, जो K Q1 Q2 अपॉन r², ये हो गया कूलम फोर्स, इट इज इक्वल टू mv²/r, क्योंकि ये एक्ट कर रहा है एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ से आप r से r कैंसिल कर देंगे, तो mv² की वैल्यू kZe²/r है, तो mv² की जगह मैं रख देता हूँ kZe² डिवाइडेड बाई r, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -kZe²/r, ठीक है। तो जब टोटल एनर्जी निकालने जाएंगे तो E का वैल्यू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ से बच्चों एक चीज़ का अगर आप ध्यान दें, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर करें आप, तो पोटेंशियल एनर्जी की जो मैग्नीट्यूड है, अगर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बन जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड को 2 से डिवाइड वाइस करेंगे ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। अच्छा, के दोनों को जोड़ेंगे आप, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो kZe²/r एज इट इज, और ये -1 है और यहाँ पे +1/2 बचेगा, तो -1 + 1/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा -1/2 kZe²/r। तो जो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है वो काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो यहाँ पे भी आप ऐसा लिख सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2, ये बराबर है काइनेटिक एनर्जी, और यही बराबर होगा टोटल एनर्जी के, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखना है। अब इसमें -1/2 kZe²/r, इसमें भी सारे कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे आप, ठीक है। तो -1/2 एज इट इज, k कांस्टेंट है 9 × 10⁻⁹, E² कांस्टेंट है, Z और R है 0.529, ठीक है, 0.529 n² बाई Z, तो n²
और बाई जेड कर देंगे तो ऊपर जेड स्क्वायर। जब सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रख देंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। अगर ये टोटल एनर्जी है तो यहीं से अगर हम लोग फॉर्मूला बनाना चाहें, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? अगर ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो सेम होगा सर, सेम होगा, बस हाँ सेम होगा सर, सेम होगा। पॉजिटिव साइन होगा, बस साइन positive पॉजिटिव हो हो जाएगा बस उसका। हाँ, प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या कहना है? 2 टाइम्स 2 टाइम्स हो जाएगा, -2 टाइम्स टोटल एनर्जी हो जाएगा। टोटल एनर्जी के तो -27.2, 13.6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27.2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। नोट करिए बच्चों, अब इन फॉर्मूलों पे बेस्ड सब पे हम लोग सवाल करेंगे ढेर सारे। बच्चों रेडी हुए बताइएगा, सवाल करेंगे फिर। डन सर। ठीक, हो गया सर। ठीक बच्चों, बदल रहा हूँ स्लाइड, लगाता हूँ सवाल कुछ, देखिए। 1 सेकंड रुकिए सर, 1 सेकंड बस। लिखिए लिखिए। हो गया सर। चलिए, तो कुछ सवाल करते हैं इसी पे। अच्छा बच्चों, इसमें ठीक है, हम लोगों ने एनर्जी और ये सब पढ़ लिया। इससे रिलेटेड कुछ और भी टर्म्स हैं, जैसे वो भी आप लोगों को पता होने चाहिए। जैसे हम लोगों ने अभी स्पीड के लिए निकाला कि स्पीड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जेड बाई एन के, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन स्क्वायर बाई जेड के, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के। अगर बच्चों इसी में मैं आप लोगों से पूछ दूं कि टाइम पीरियड बताइए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो बच्चों एक सर बार n³ by z स्क्वायर n क्यूब बाई जेड स्क्वायर। n³ by z स्क्वायर। बहुत बढ़िया, n³ बाई जेड स्क्वायर। वैसे कैसे सोचा आप लोगों ने? सही है, n³ बाई जेड स्क्वायर, पर कैसे सोचा आप लोगों ने, बताएंगे थोड़ा सा? 2πr/v, बिल्कुल। तो मतलब r/v के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें एकदम सही है कि टाइम पीरियड निकालने के लिए 2πr/v के बारे में सोचना पड़ेगा, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो Yes, जाएगा r/v। ठीक है, तो r और v का रेशियो लेंगे। ठीक है, तो r चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर बाई जेड और v प्रोपोर्शनल है z बाई n, तो ये बन जाएगा n³ बाई जेड स्क्वायर। ठीक है, और इसके अलावा जो अगर टाइम पीरियड के अलावा फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, फ्रीक्वेंसी
जिस इस तो जो एक इसका इसका उल्टा हो जाएगा सर, Z स्क्वायर बाय Z एन स्क्वायर क्यूब बाय एन क्यूब। जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और बच्चों अगर करंट पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन से जो करंट बनेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज है, चार्ज घूमेगा तो करंट बनेगी, तो करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी? सर Z स्क्वायर बाय एन क्यूब। वेरी गुड। देखिए बच्चों, जो करंट बनती है ना चार्ज के रिवॉल्यूशन से, वो होती है Q इंटू एफ, जहाँ पे Q अमाउंट ऑफ चार्ज है और F फ्रीक्वेंसी है। तो जो करंट बनेगी इलेक्ट्रॉन के घूमने से, वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रख के और उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो करंट एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के। तो फ्रीक्वेंसी जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो करंट भी जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बच्चों क्या कहना है? मैग्नेटिक मोमेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मैग्नेटिक मोमेंट, वैसे मैग्नेटिक मोमेंट याद तो होगा आप लोगों को, क्या कैसे लिखते थे? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता था मैग्नेटिक मोमेंट का? I इंटू ए। सर I इंटू ए। आई इंटू ए। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सर फॉर्मूला N और Z के प्रोपोर्शनल होगी। एन इंटू जेड। यस सर। ओके, ठीक है। तो बच्चों अगर I इंटू ए करेंगे तो देखिए क्या होगा, करंट का हो गया तो Q इंटू एफ लिख देंगे, और एरिया का मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एफ और आर स्क्वायर के। तो फ्रीक्वेंसी तो हम लोगों ने निकाल रखा है, जेड स्क्वायर अपॉन एन Z क्यूब, स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। और रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना बन जाएगा बताएंगे थोड़ा सा? रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो N की पावर 4 Z की पावर पावर स्क्वायर 4 की पावर अपॉन 2 हो जेड जाएगा। की पावर जेड की पावर 2। बोले ठीक लिख रहा हूँ ना? जी यस सर। सर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, एन स्क्वायर से तो ये आ जाएगा। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन के। N की। तो मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन के। और एग्जैक्ट अगर फॉर्मूला निकालना चाहेंगे ना तो बच्चों एक रेशियो होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रेशियो होता है मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम, इट इज इक्वल टू क्यू बाय 2m। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर यहाँ से निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा क्यू बाई 2m। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम इधर मल्टीप्लाई होगा, और एंगुलर मोमेंटम होता है NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होगा। तो आप दोनों तरीके से सोच सकते हैं। सर ये कैसा फॉर्मूला है? तो ये ध्यान रखिए बच्चों, जो भी यूनिफॉर्म, जैसे एक चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम Q बाई 2m के बराबर होगा। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम Q बाई 2m के बराबर होगा। अब ये कोई भी चार्ज हो, मतलब चार्ज रिंग पे रिवॉल्व करे, यानी ऐसे आप यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग लिख दीजिए जिसपे सब कुछ चार्ज Q है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और इसको मान लीजिए यूनिफॉर्मली चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसको आप ओमेगा से रोटेट कर दीजिए, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, क्योंकि जब आप रोटेट करेंगे तो चार्ज की वजह से करंट बनेगी, करंट की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज टू एंगुलर मोमेंटम, और इसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा आई ओमेगा, उनका रेशियो Q बाई 2m के बराबर होगा, जहां पे Q पूरा चार्ज है और m पूरे रिंग का मास है। तो भले ही वो रिंग हो, डिस्क हो, स्फीयर हो, सबके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम बराबर Q बाई 2m। तो मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n के। नोट करिए बच्चों इतनी सारी चीजें, फिर सवाल करते हैं इस पर। डन सर। नहीं हुआ। लिखिए लिखिए। डन सर। ठीक, यस। चलिए बच्चों एक सवाल करते हैं तो थोड़ा सा आप लोग को
आइडिया लगेगा। चलो ही नहीं हुआ। ओके ओके, लिखिए लिखिए लिखिए। डन सर। ठीक, चलिए बच्चों पहला सवाल करते हैं। आसान सा है, मुश्किल नहीं है। करिएगा आप लोग और आंसर बताइएगा। वेट करो बच्चों, आंसर का आ जाना चाहिए अब तक तो। करंट का रेशियो बताना है फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो Z की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, हाइड्रोजन एटम के बारे में बात हो रही है। और 8/1 आएगा तो सर। 8 हो रहा है। 8/1। 8/1। ओके, यस सर। एक n का वैल्यू 1 होगा, n का वैल्यू 2 होगा। तो करंट किसके बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? Z²/n³ के, है ना? Z²/n³ एंड क्यूब होता है सर। बिल्कुल। तो बोला गया है फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट, तो I1 फर्स्ट ऑर्बिट और I2 सेकंड ऑर्बिट, ये बराबर हो जाएगा 2 का क्यूब डिवाइड बाय 1 का क्यूब। तो ये आ जाएगा 8:1, 8/1। ठीक, अगला सवाल करते हैं। तो लिख रहे हैं। लिखिए लिखिए। बच्चों हटा रहा हूँ, लगा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना? देखिए थोड़ा बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल? एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है। That's D option. 1/n³. ओके, सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, ठीक है। So fourth option. तो फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। देखिए ओमेगा बराबर होगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Z²/n³। तो n³ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³, ये आ जाएगा। तो t बराबर 2 पाई/ओमेगा से भी सोच सकते हैं, या ओमेगा बराबर 2 पाई f से सोच सकते हैं, दोनों ठीक है। अगला सवाल लगा रहा हूं बच्चों, देखिए। चलिए इसको सोचिए और आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। समय लीजिए आप जितना आपको लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और बताइएगा फिर आंसर।
बी ऑप्शन। सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, ठीक। सेकंड बी ऑप्शन। ओके ओके, सेकंड। अरे वाह, बहुत बढ़िया, इसे सेकंड ही आ रहा है। ठीक। मुझे कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा आप में से कैसे किया आप लोगों ने? सवाल तो सबने होपफुली पढ़ ही लिया होगा। कोई भी? सपोज इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्ट, काइनेटिक एनर्जी z स्क्वायर बाय n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है और रेडियस n स्क्वायर बाय z के प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा ओके, सर डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा दिया हमने तो। जैसे कि इसमें टीएन को इन्होंने काइनेटिक एनर्जी सर इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा ना? हाँ एक्चुअली डायरेक्ट फार्मूला फोर्स बच्चों के बाई लगेगा आर नहीं, दे रखा है। क्योंकि कारण ये है कि देखिए डायरेक्ट फार्मूला क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं बच्चों इसमें फार्मूला क्यों नहीं लगेगा। चलिए वैसे मैंने हाईलाइट कर रखा है, फिर भी कोई गेस करना चाहे कि डायरेक्ट फार्मूला क्यों नहीं लगेगा। डायरेक्ट फार्मूला नहीं सर लगा, क्योंकि जो हाँ ओरिजिनली हम देखते हैं उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, इसमें Absolutely. आर दे रखा है। हाँ ये डिफरेंस है। तो आपको बेसिक फिर से तो सॉल्व अलग करना, आएगा। पहला वाला आ रहा है। नहीं सर फिर तो डिफरेंट आएगा ना उसके वजह से। हाँ हाँ बिल्कुल, फिर डिफरेंट आएगा, मतलब जो एक्चुअल में आंसर्स आते थे उससे ऑपोजिट आएगा, मतलब अलग आएगा। क्या सर आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्या क्या? पहले मतलब फॉर्मूला से क्यों नहीं कर रहे हैं? फॉर्मूला से इसलिए नहीं आएगा क्योंकि देखिए जैसे हम लोग ये सोचते हैं ना कि ये यहाँ पे न्यूक्लियस है और इस पे z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस, तो उस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, हम लोग बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक तरह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है आर स्क्वायर के। इसमें बोला है कि सपोज इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑरिजिन बाय अ फोर्स k बाई आर वेयर k इज कांस्टेंट, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। जब कन्वेंशनली हम लोग करते हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, तो Yes, इन्वर्सली yes. प्रोपोर्शनल टू आर है, तो इसलिए अंतर आ जाएगा। अब चलिए अब बच्चों अगर उसने इस चीज का ध्यान रख के कोई बताना चाहे कि कैसे करेंगे। सर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। ओके ठीक है बच्चों, अगर ये k बाई आर है ना, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या जो भी अट्रैक्टिव फोर्स है वो k बाई आर के प्रोपोर्शनल है। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वही एक्ट करेगा एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी एम वी स्क्वायर बाई आर के। तो यहाँ से आप r से r कैंसिल कर दीजिए, तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी k के बराबर। ठीक है, अब उसके बाद काइनेटिक एनर्जी बहुत इजीली निकल जाएगा बच्चों, क्योंकि जिसको इन्होंने टी बोल रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और एम वी स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाल दी कि के के बराबर है। तो जो बच्चों यहाँ पे तो टोटल एनर्जी तो आ ही नहीं रही है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आ रही है। इंडिपेंडेंट आ रही है, तो एक ही ऑप्शन है। ठीक है, अब रेडियस का और चेक कर लेते हैं, रेडियस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आता है या नहीं आता है। तो टोटल एनर्जी तो k/2 हो गया, इनवर्स मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ n हो गया। अब रेडियस के बारे में और सोचना है, तो क्या सोचा जाए? तो बोला गया है कि फोर्स तो ऐसा है, बट आप ना बोहर मॉडल को सही मान लीजिए। ठीक है, बोहर मॉडल का मतलब जो पॉस्टुलेट्स हैं वो सही है कि स्टेशनरी ऑर्बिट है और एंगुलर मोमेंटम nh/2π के बराबर होगा और ट्रांजिशन में फोटोन निकलेगा। ठीक है, तो दूसरा वाला जो पॉस्टुलेट कहता है वो भी वैलिड है, यानी mvr एंगुलर मोमेंटम ये बराबर होगा nh/2π के। ठीक है, तो mvr हमें रेडियस की वैल्यू निकालनी है, वेलोसिटी हटाना पड़ेगा कहीं से एक्सप्रेशन से, तो mv स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है। बच्चों बताइए कैसे किया जाए? mv स्क्वायर बराबर k है और mvr बराबर nh/2π है, हमें रेडियस की वैल्यू निकालनी है। तो किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो, बताना चाहें तो बता सकते हैं। वहां से v की वैल्यू रख देते हैं। कहाँ से बेटा? यहाँ से मेक सेंस। ठीक है, यहाँ से v की वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ से देखो बच्चों v स्क्वायर बराबर k/m होगा। ठीक है, v स्क्वायर बराबर k/m होगा, तो v का वैल्यू हो जाएगा √k/m, तो m इंटू आर एज इट इज रखते हैं, v का वैल्यू हो जाएगा √k/ मास बराबर nh/2π। ठीक है, और यहाँ से आप मास से कैंसिल करोगे, √m बच जाएगा, तो रेडियस बराबर आ जाएगा nh/2π
अंडर रूट के एम, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आ रहा है, क्योंकि ये एच कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हर चीज़ कांस्टेंट है। रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन के, तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन के, सी ऑप्शन, सी पार्ट सही हो जाएगा। तो बच्चों इसलिए डेरिवेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। तो रिजल्ट्स तो याद हैं तो बढ़िया है, पर डेरिवेशन जैसे कुछ अपने हिसाब से कुछ सिचुएशन बना दिया तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो नोट कर लीजिए बच्चों इसको, बढ़िया सवाल है ये। किसी कुछ डाउट होगी सर ऐसा क्यों नहीं किया, या ऐसे भी तो कर सकते हैं सर, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हेलो सर। बताइए। सर ये समझ नहीं आया, मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, चलिए मैं कोशिश Yes, करता हूँ sir. क्वेश्चन में। देखिए कोई नहीं, देखिए सवाल में बोला गया है सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन बाय अ फोर्स k बाय r वेयर k इज कांस्टेंट एंड r इज द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। तो मान लीजिए ओरिजिन है और ओरिजिन से एक दूर कुछ r दूरी पे एक इलेक्ट्रॉन है और उस पे ओरिजिन अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है और जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो k बाई r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बाय अप्लाइंग बोर्स मॉडल टू दिस सिस्टम द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी rn, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी tn, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया था कि काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी का जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था, जो वो निकाला था 13.6 z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और रेडियस का निकाला था 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर दिख रही है और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर दिख रहा है। पर इस वाले क्वेश्चन के लिए ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। कारण क्या है, क्योंकि जब हम ये डेरिवेशन कर रहे थे ना, मैं आपको दिखाता हूँ, तो वहां पे हम लोगों ने क्या माना था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, यहाँ पे डिराइव किया था, हाँ, तो यहां हम लोगों ने देखा था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लग रहा है उसकी वैल्यू है के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जो इस वाले केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, ठीक है। जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया उसके वो, तो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि दो चार्जेस को आर दूरी पर रख दीजिए तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। पर इस सवाल में उसी फंडामेंटल चीज को चेंज कर दिया, उन्होंने बोला कि इस बार जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ना वो k बाई आर है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर नहीं है। इस बार जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, आर स्क्वायर नहीं है। अगर ऐसा हो तो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना दी, अगर ऐसा हो तो बताइए एनर्जी और रेडियस किस तरह से चेंज होंगे। तो हम लोगों ने लिखा कि अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस बार k बाई आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा, है ना, तभी इलेक्ट्रॉन घूम पाएगा, ठीक है। तो एम बी स्क्वायर बाई आर, तो यहां से एम बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो k के बराबर आ गई कांस्टेंट, यानी काइनेटिक एनर्जी जो होगी टोटल एनर्जी वो हाफ एम वी स्क्वायर यानी k बाई 2 होगी, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ n होगा, ठीक है। तो ये पहला ये वाला पार्ट ये ठीक हो गया। उसके बाद रेडियस पे कमेंट करना था, तो दूसरा पॉस्टुलेट बोहर का यूज कर लिया। सर क्यों बोहर का पॉस्टुलेट क्यों यूज किया, तो सवाल में बोला गया कि बाय अप्लाइंग बोहर मॉडल टू दिस सिस्टम, यानी बोहर की पॉस्टुलेट इस सवाल के लिए वैलिड मानिए। तो सेकंड पॉस्टुलेट यूज कर दिया एम बी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। यहां से हमें v का वैल्यू पता था अंडर रूट k बाई एम, तो v की वैल्यू रख दी, रेडियस निकाला तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n आ गया, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है बच्चों तो पूछिए फिर। बच्चों वैसे मैं फिर से आपसे हाँ बेसिक एक सवाल पूछता हूँ, ये क्यों, ये वाला आंसर क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, जिन लोगों को समझ में आया बताना चाहें, ये वाला आंसर क्यों गलत है, क्यों नहीं सही है जो डेरिवेशन करके निकाले थे, ये इसमें क्या गड़बड़ हो गया, बताना चाहेंगे कोई? सर क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, हाँ। इसमें हम लोग जो फोर्स ले रहे हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई आर के है, ना कि 1 बाई आर स्क्वायर के है। बहुत बढ़िया, इस वजह से और सारी इसकी चीजें वजह चेंज से- हो गई। अगर और इलेक्ट्रोस्टैटिक में सर वो डिफरेंट हो जाता है, जब उस केस में जब करेंगे तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक लगाएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के है, बिल्कुल। इसीलिए मेन रीजन यही है। अब इसमें बच्चों सवाल और अगर कोई बता दे कि एक फोर्स पाया गया वो k बाई आर के प्रोपोर्शनल नहीं है, k बाई आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है,
बाई Yes, अप्लाइंग sir. बोर्स मॉडल, और फिर से आपसे डेरिवेशन करा सकता है। तो फिर से आप इस बार k बाई आर क्यूब को mv स्क्वायर बाई आर के बराबर करेंगे, और फिर nh अपॉन 2 Yes, पाई sir. mvr, फिर उसको सिंप्लीफाई करके जो पॉसिबल बन पाएगा वैसे करेंगे, ठीक है। तो जो भी रिलेशन होगा उस हिसाब से, अगर कुछ नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट जो कूलम्स लॉ है उसी को यूज करके निकालेंगे। और सवाल देखिए, करते हैं इसी पे। सर हाँ हाँ बोलिए। सर वो पीछे वाले में सर t इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर का कैसे आया? ये हाँ सर। क्योंकि बोला गया इन्होंने कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो Tn मानिए, तो हम लोगों ने ठीक है काइनेटिक ठीक है एनर्जी सर को ठीक Tn, है हाँ ठीक है वो सर ठीक है देखने में लगता है कि यार ये तो टाइम पीरियड होना चाहिए, पर काइनेटिक एनर्जी को ही कह रहे हैं कि T मानिए। ठीक है सर ठीक है। आइए अगला सवाल करते हैं इसी पे। सबका सही आना चाहिए बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है, गड़बड़ नहीं करिएगा, समय लीजिए अगर आपको लग रहा है तो। सर ये ऑप्शन, ए द फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, ओके, तो फर्स्ट आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। फिर व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन सर एटम? सर 4.77 एंगस्ट्रॉम, हाँ 4.77 पहला वाला है सर। ठीक, तो 0.53, और हम लोग कितना लिखते थे बच्चों रेडियस के, मैं बताइए, थोड़ा भूल गया हूँ मैं, कितना लिखते थे हम लोग? 0.53 n स्क्वायर बाय z। n स्क्वायर बाय z। 0.53 n स्क्वायर बाय z। एन स्क्वायर बाई जेड। तो चूंकि हाइड्रोजन एटम ही है तो जेड का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 0.53, और एन थर्ड ऑर्बिट का स्क्वायर कर देंगे, तो थर्ड ऑर्बिट पूछा है ना, रेडियस ऑफ द थर्ड अलाउड ऑर्बिट, तो एन यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4.77 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो इसमें इनर ऑर्बिट का नहीं देता, फिर भी कर लेते ना। हाँ इनर ऑर्बिट नहीं बताता, ठीक है, वो वही नहीं बताता तो भी हो जाता है, याद रहता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। चलिए अगला करते हैं सवाल। तो क्वेश्चन नोट कर रहे थे वो। ठीक, उसमें ना पिछले वाले सवाल में पूछा है आपसे थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का रेडियस, ये पूछा है आपसे। आंसर है 4.77 एंगस्ट्रॉम। चलिए ये वाला करिए सवाल तो। तो 2 होगा। 2 ठीक है। टू आ रहा है सर। ठीक, वैसे सारे लोग कर लीजिए, सबका मैच होना चाहिए आंसर। 2 आ रहा है सर। ठीक, बिल्कुल 2 बनेगा बच्चों x का, है ना। मैं समझा देता हूँ कैसे x की वैल्यू 2 आएगी।
तो देखिए पहला, जब आप रेडियस का फॉर्मूला लिखते हैं तो रेडियस आपको पता है कि इट इज इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर बाई जेड। तो कांस्टेंट n स्क्वायर बाई जेड, ठीक है, तो कांस्टेंट n स्क्वायर बाई जेड। अब जैसे पहले आप हीलियम प्लस के लिए देख रहे हैं, तो हीलियम प्लस के लिए z हीलियम +1, तो z की वैल्यू हो जाएगी 2, और बोला गया है कि सेकेंड ऑर्बिट है तो n का वैल्यू भी हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप रखेंगे n स्क्वायर बाई जेड, तो n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और डिवाइड बाई z का वैल्यू 2। जब R2 निकाल रहे हैं आप, BE+3 के बारे में सोच रहे हैं, तो BE+3 के लिए z का वैल्यू हो जाएगा 4, और बोला गया फोर्थ ऑर्बिट तो n का वैल्यू भी हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर बाई जेड, इसके लिए भी यूज़ कर देंगे, तो 4 स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो ये होगा R2 बाई R1। चलिए अगला सवाल करते हैं इसी पे। स्लाइड पीछे करना एक बार। चलिए लगाऊं बच्चों अगला सवाल। यस सर। सर ठीक, देखिए सर अगर पहले वाले में ऑर्बिट नहीं दिया है तो फर्स्ट ऑर्बिट मान लेंगे। if the electron is assumed to be revolve in second orbit of hydrogen atom, the change in angular momentum, वो एंगुलर मोमेंटम, हाँ और इलेक्ट्रॉन सी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है। बोहर्स ऑर्बिट में n is equal to 1. The angular momentum for electron in Bohr's orbit is L if the electron is assumed to revolve in second orbit of hydrogen atom. The change in एल के लिए एन ऑर्बिट 1 मान ले। ये बोहर्स ऑर्बिट, एक सेकंड बच्चों, मुझे थोड़ा सा एक सेकंड समय दो। बोहर्स ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन, ये एक ही की बात कर रहा है या कुछ मिस तो नहीं हुआ? एंगुलर मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट इज एल इफ इलेक्ट्रॉन इज अज्यूम्ड टू रिवॉल्व इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक सेकंड बच्चों, मैं थोड़ा दूसरा सवाल लगाता हूँ, मुझे लग रहा है कुछ मिस तो नहीं किया हम लोगों ने। एक सेकंड दीजिए ना, मैं इसको क्रॉस, तब तक आप ये करिए, फिर वापस से आते हैं उस सवाल पे। एक सेकंड बस। सर बोलिए। हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट को बोहर्स ऑर्बिट को डिफाइन करते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके, जस्ट अ मिनट, है ना। तो 4.41 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। हाँ, कितना आ रहा है इसका? 4.41 एंगस्ट्रॉम। 4.41 एंगस्ट्रॉम आ रहा है, ओके। तो इसमें कुछ 12 का कुछ मल्टीपल बन रहा है क्या बच्चों? या मतलब चलो 12 नहीं तो यहाँ पे आप बता दो कि इसको 12 को भी मैं हटा देता हूँ। आप मुझे बता दो कि यहाँ पे क्या फिल करेंगे, इंटू 10 के पावर -12। तो ये आप बता दो, फिल इन द ब्लैंक में कितना? रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ Li+2, रेडियस सर 125 आ जाएगा। 125 इंटू 10⁻⁻12। यस सर। ओके बच्चों, और लोग भी बताइए आंसर, 2 ही 3 आंसर आए हैं अभी। फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ Li+2।
सर ये नीचे 0.15 एंगस्ट्रॉम भी तो दे रखा है। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम लिखा हुआ है। अब रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम किस ऑर्बिट की बात कर रहा है ये भी नहीं पता है। जैसे कि z मतलब 1 हो जाएगा पर n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो पहले ऑर्बिट के लिए 0.53 होगा, है ना। और टेक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम 0.15 एंगस्ट्रॉम, ये सेंस नहीं बना रहा है यार। क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की भी बात करेंगे तो z बराबर 1, n बराबर 1, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम होगा और 0.15 एंगस्ट्रॉम कह रखा है। तो इसको डेटा को हम मतलब बनाएगा नहीं कोई सेंस ये, है ना। टेक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, अब कौन से ऑर्बिट की बात कर रहा है 0.15 एंगस्ट्रॉम, तो इसको आप इग्नोर करके ना सीधे सीधे जो बेसिक है रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ Li+2, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के निकालते हैं, ठीक है। तो 0.53 n स्क्वायर बाई जेड, फिफ्थ ऑर्बिट है तो n का स्क्वायर हो जाएगा 25 और Li+2 है, तो z का वैल्यू कितना लेना चाहिए बच्चों इसके लिए? 3। ऐसा नहीं सोच सकते कि मतलब उन्होंने अगर डेटा दिया है तो इसका मतलब पहला जो रेडियस होगा वो उन्होंने 0.15 माना होगा या फिर फिफ्थ ऑर्बिट का माना होगा। तो जब फिफ्थ का ऊपर का डेटा है तो इसका मतलब उन्होंने फिफ्थ लिया होगा जब हाइड्रोजन के लिए निकाला होगा। तो सर ऐसे मान के किया तो उसके लिए आ रहा है 125 × 10⁻⁻12 मीटर आ रहा है। अच्छा ओके, अगर आप लोगों ने 0.53 की जगह 0.15 रखा है ऐसा? जी यस सर। ओके तो क्योंकि ऊपर फिफ्थ दिया है तो इसका मतलब शायद नीचे फिफ्थ का ही होगा। पर यार ना फिफ्थ ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो पहले वाले ऑर्बिट से तो बड़ा होगा, है ना, फिफ्थ वाले का। ठीक है, मैं इसको भी वापस से चेक करता हूँ ना कि ये भी सही लिखा है कि नहीं। सर रेडियस का फिफ्थ का हाइड्रोजन का जो है वो अलग आता है, ये नहीं है। हाँ, वो फिफ्थ का फिर आएगा 25 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा, ठीक है। वो 13.25 आ रहा है। बढ़ गया था ये वाला। क्या ये इजीली कैंसिल हो जा रहा है 0.15। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं इसको। तो इसे सॉल्व करने के बाद 4.41 आ रहा है। अच्छा ओके, इसको हम लोग मान लेते हैं 0.51, तो 0.17 इंटू 25, या इसको हम लोग को 10 के पावर, अच्छा ये इतने एंगस्ट्रॉम आएगा, ठीक है। यस सर। यानी ये आएगा 10 के पावर -10 मीटर, ठीक है। और 17, 5, 34 और 8, 42, ठीक है। ये तो 4.25 इंटू 10 -10 मीटर, और 10 के पावर -12 कर देंगे अगर इसको, तो ये बन जाएगा 425 इंटू 10 के पावर -12 मीटर। तो 425 इंटू 10 के पावर -12 मीटर, तो 425 आना चाहिए। अगर आप 0.15 मानेंगे तो हाँ, फिर 0.15 के हिसाब से अलग आएगा, ठीक है। तो इसको भी करते हैं वापस से वेरीफाई कि ये 0.15 एंगस्ट्रॉम क्यों डेटा दिया हुआ है। एक सेकंड। अच्छा हाँ, पिछले वाले सवाल में बच्चों जो बोहर्स ऑर्बिट था, इसमें ना बोहर्स ऑर्बिट का मतलब हो गया जो n इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग है, उसको हम लोग बोहर्स ऑर्बिट बोलेंगे। तो हाइड्रोजन मतलब z इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 1, उसको बोहर्स ऑर्बिट बोलेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन, यही मान के किया था। ठीक है। तो angular momentum for the electron in Bohr's orbit is L. If the electron is assumed to revolve in second orbit of hydrogen atom, then change in the angular momentum will be. तो जब जो हाइड्रोजन एटम का दूसरे ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? दूसरे वाले ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम 2L हो जाएगा, है ना, क्योंकि NH/2π, तो 2H/2π रखेंगे, ठीक है। और पहला वाला होगा NH/2π यानी फर्स्ट H/2π, ठीक है। तो अगर मैं इसको L बोल रहा हूं तो ये 2L हो जाएगा। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, हाँ सर L ही आ जाएगा। L ही आ जाएगा, बिल्कुल। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑप्शन सी आ जाएगा इसका, ठीक है। चलिए, तो इसमें थोड़ा सा बच्चों लिख लीजिएगा बोहर्स ऑर्बिट किसको बोल रहे हैं। n इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिट होगा उसको बोहर्स ऑर्बिट बोलेंगे। हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट बोहर्स ऑर्बिट, लिख लीजिए इसको एक लाइन। तो हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट बोहर्स ऑर्बिट, लिख लिया बच्चों सबने? सर थोड़ा, सर अभी नहीं लिखा, थोड़ा सा रह गया।
एग्जाम। ठीक, एक और सवाल करते हैं इसी पे। ये देखिए, सब फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। Speed of electron in Bohr's seventh orbit of hydrogen atom is this much. Corresponding speed of third orbit is फोर्थ वाला आएगा। फोर्थ वाला आएगा। ठीक है बच्चों, देखिए v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा। ठीक है, अगर सेम एटम की बात करें तो z बाई एन, तो चूंकि सेम एटम है तो 1 बाई एन, तो सेवेंथ ऑर्बिट इज टू थर्ड ऑर्बिट का रेशियो निकालेंगे तो 3:7 आ जाएगा। तो अगर आपको थर्ड ऑर्बिट की स्पीड चाहिए तो वो 7/3 टाइम्स सेवेंथ ऑर्बिट की हो जाएगी। तो 7/3 और सेवेंथ ऑर्बिट की स्पीड 3.6 इंटू 10⁶ दे रखी है, तो कैंसिल करेंगे तो ये 1.2 बन जाएगा। तो 8.4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड आ जाएगी थर्ड ऑर्बिट की स्पीड। तो फोर्थ ऑप्शन सही आ जाएगा। नोट करिए बच्चों, किसी का रह गया हो तो फिर अगला करते हैं। अच्छा बच्चों, जो पिछला वाला सवाल था ना उसमें 0.15 नहीं है, वो थोड़ा सा सर से गड़बड़ हो गया, 0.51 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, वो 1.5 मतलब 0.15 नहीं है, 0.51 है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक्चुअल में ना 0.15 नहीं है, 0.51 एंगस्ट्रॉम है। तो इसलिए ये वैल्यू दी गई थी ताकि वो 3 से कैंसिल हो पाए। तो जैसे यहाँ पे आप 0.51 रखेंगे तो एक्चुअल में 3 से कैंसिल हो जाएगा इजीली, 0.51। ठीक है, तो ये 3 से कैंसिल होके ये 0.17 नहीं आएगा, तो मतलब 425 ही इसका आंसर आएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। पढ़िए सारे स्टेटमेंट्स और बताइए कौन सा आंसर सही है। सर थर्ड ऑप्शन। ओके, करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। थर्ड वाला है सर। चलिए बच्चों, एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। बोला इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल इलेक्ट्रॉन आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम while in Thomson's model experience a net force। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ तक ही लेते हैं, ये स्टेटमेंट को छोड़ते हैं। तो बोला गया ग्राउंड स्टेट ऑफ रदरफोर्ड्स एटम इलेक्ट्रॉन आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में देखिए, इक्विलिब्रियम बच्चों जब नेट फोर्स 0 हो, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहते हैं ना, नेट फोर्स लगता है तभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, तो ये पहला वाला बात गलत है। कह रहा है थॉमसन्स मॉडल में नेट फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं रदरफोर्ड में, तो गलत है बच्चों। रदरफोर्ड में नेट फोर्स होता है, उसी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है। दूसरा स्टेटमेंट, एन एटम हैज अ नियरली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन अ रदरफोर्ड्स मॉडल। ठीक है, बट हैज अ हाईली नॉन यूनिफॉर्म थॉमसन्स मॉडल मास डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है, देखो जो पहला स्टेटमेंट इसमें भी गलत है, इलेक्ट्रॉन हैज नियरली कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन रदरफोर्ड मॉडल, ये गलत है, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल में बोला गया कि सारा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है जिसको न्यूक्लियस कहेंगे, बाकी एटम एम्प्टी स्पेस है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। अगला, क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन रदरफोर्ड्स मॉडल इज डूम्ड टू कोलैप्स, ये बात सही है बच्चों, है ना, क्योंकि लगातार एनर्जी एमिट होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होंगे और फाइनली जाके न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम possesses most of the mass in the Rutherford's model but not in Thomson's model। तो पहला पार्ट तो इसका पहला हिस्सा तो सही है कि द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम possesses most of the mass in the Rutherford's model, ये बात सही है, बट नॉट इन थॉमसन्स मॉडल, लेकिन थॉमसन मॉडल में ऐसा नहीं है। तो थॉमसन मॉडल में भी बोला गया था कि जो पूरा स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसमें बीच बीच में कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। ठीक है, तो एक तरह से पूरा पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर थॉमसन्स मॉडल में भी माना गया था और इलेक्ट्रॉन बीच में एम्बेडेड माने गए थे, तो पूरा एक तरह से मास उसमें भी पॉजिटिव में ही कॉन्सेंट्रेटेड है और बीच बीच में कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एम्बेडेड हैं। जैसे वाटरमेलन में पूरा लाल पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो उसमें सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो थॉमसन्स मॉडल में भी ऑलमोस्ट वही था कि पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। थर्ड वाले स्टेटमेंट में सर इसमें पहला वाला भी तो गलत है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो थोड़े से स्पेस में कंसंट्रेटेड होता है। डी वाले लास्ट वाले में मैं फिर से पढ़ता हूँ लास्ट यस वाले। सर, द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम possess मोस्ट ऑफ द मास इन द रदरफोर्ड्स मॉडल, तो ये तो सही लग रहा है इतना वाला हिस्सा, इसमें आप कैसे बोल रहे हैं गलत है? कह रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्ट है ना एटम का यानी न्यूक्लियस, द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम possesses मोस्ट ऑफ द मास इन द रदरफोर्ड मॉडल। हाँ ठीक बात है ना, जो पूरा न्यूक्लियस बीच में कॉन्सेंट्रेटेड है तो पूरे एटम का मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, तो इन्होंने ये नहीं बोला है कि वो हाँ, मुझे लगा स्पेस के बारे में कह रहा है, मास की कही इसलिए। नहीं नहीं बीच में कॉन्सेंट्रेटेड है ऐसा बोल रहा है, तो ठीक बात है। थॉमसन्स मॉडल में भी यही बोला गया था कि पूरा पॉजिटिवली चार्ज जो स्फीयर है वही है मेन और बीच में इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं उसमें। ठीक है, खैर तो सी ऑप्शन इसका आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों, बताइए थोड़ा, when electron undergoes transition to a higher level, डी डी वाला होगा सर। लास्ट वाला। जी सर। यस सर, ओके, तो लिख देते हैं बच्चों फॉर्मूले सबके। -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, सर सेकंड होगा, सेकेंड होगा। काइनेटिक एनर्जी होगा 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी होगी -27.2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बच्चों देखिए एक चीज़ तो तय है कि जो टोटल एनर्जी के साथ होगा वही पोटेंशियल एनर्जी के साथ होगा, और सबसे आसान इसमें से बच्चों निकालना है आपका काइनेटिक एनर्जी। सोच लीजिए जैसे से आप कह रहा है कि अंडरगोज ट्रांजिशन टू अ हायर लेवल, यानी एन की वैल्यू बढ़ेगी 1 2 3 ऐसे हायर लेवल पे जा रहा है, तो एन अगर आप बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी को घटना चाहिए। तो जिन ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी घटेगा वो पहले आप पिक कर लीजिए। तो कह रहा था कि सारे बढ़ जाएंगे, गलत है। के डिक्रीजेस पी एंड ई इंक्रीजेज, ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि इसमें के डिक्रीजेस कह रहा है, तो इसको देखेंगे वापस से। पोटेंशियल डिक्रीजेस, के तो इंक्रीज नहीं करेगा, के इंक्रीजेस, ये तो गड़बड़ी है। तो बचता ही बच्चों एक ऑप्शन है बी, यही सही हो जाएगा। लेकिन अब सर कैसे पोटेंशियल एनर्जी कैसे और टोटल एनर्जी कैसे घट रहे हैं? तो जैसे आप एन की वैल्यू बढ़ाएंगे ये वैल्यू घटेगी,
घटेगी मतलब निगेटिव में घटेगी, मतलब कि पहले -100 था तो उससे फिर -50 हो जाएगा, फिर -40 हो जाएगा, ऐसे। तो अगर आप एक तरह से देखो तो ये बढ़ रही है एनर्जी, है ना, निगेटिव में घट रही है तो टोटल ओवरऑल बढ़ेगी। तो इसलिए टोटल एनर्जी जो है बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। बच्चों आप ऐसे याद रख लो कि अगर मान लीजिए न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को इनफाइनाइट कर दें, ठीक है, तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, है ना, इन्फिनिटी सेपरेशन हो जाएगा। यानी जब वो बिल्कुल पास में है तब पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल नेगेटिव है, लीस्ट पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे से दूर जाते जाएंगे, और इधर जीरो है इनफाइनाइट सेपरेशन में, तो जैसे से दूर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे से दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा, टोटल एनर्जी बढ़ता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी, ठीक है। तो K डिक्रीजेस, P एंड E इंक्रीजेस, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। किसी कुछ कंफ्यूजन है बच्चों पूछ लीजिए। इसी तरह के सवाल वाला बता दीजिए। हाँ सर देखिए, काइनेटिक एनर्जी कैसे डिक्रीज करेगी? हाँ, अंडरगोस ट्रांजिशन टू हायर लेवल। हायर लेवल मतलब आप जैसे मान लीजिए ग्राउंड स्टेट में है, उससे आप 2 में जा सर रहे तो हैं, फिर n = बाउंडेशन, हाँ सर बाउंडेशन टूटेगी सर अगर दूर जाएगा वो फिर से न्यूक्लियस से। बोलिए। सर जैसे काइनेटिक एनर्जी तो बढ़नी चाहिए ना सर, जैसे दूर जा रहा है अगर वो ट्रांजिट कर रहा है ऊपर की तरफ तो न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा। बिल्कुल। अब तो सर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कैसे करेगी? देखिए मैं इस तरह, आप एक तो फॉर्मूले से सोच सकते हैं। अब आप जैसे सोच रहे हैं कि Yes, sir. दूर जाएगा सर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा क्योंकि दूरी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक Yes, sir. फोर्स घटेगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो एक्ट कर रहा था एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो यानी वो भी घटेगा, यानी V को भी घटना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह घटेगा। तो अगर ये घटेगा तो इस पूरी चीज को भी घटना पड़ेगा, तो V को भी घटना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह भी सोच सकते हैं। बाकी ये तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप ऐसे सोच लें, ठीक है। तो फॉर्मूले से देख ले ज्यादा सही रहेगा। हाँ फॉर्मूले से तो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे Okay, ना sir. फिर आपको एक लॉजिक ये भी दिखेगा कि यार सर रेडियस भी तो बढ़ रहा है, तो इसमें फिर मैं ये बोलूंगा कि नहीं इसमें देखो स्क्वायर है, इसमें सिंगल है, तो उससे बेहतर है कि ये आप इसमें क्लियरली दिख रहा है, ये तो पूरा सब कुछ कांस्टेंट है ये पूरी चीज, और n को बढ़ाते जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी घटता जाएगा, है ना, सीधा सा एकदम। और जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसी का ऑपोजिट पोटेंशियल होगा और टोटल होगा, क्योंकि ये प्लस है और ये दोनों माइनस है। चलिए बताइए बच्चों, आसान सवाल है बिल्कुल। सर बी ऑप्शन, सर सेकंड रेशियो। सर बी सी ऑप्शन। सर भी तो सेकंड थर्ड दोनों ही होगा। सेकंड थर्ड दोनों ही होगा, हाँ यस सर, सेकंड एंड थर्ड दोनों हो सेकंड थर्ड जाएगा। दोनों होगा। देखिए बच्चों, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर रहेंगे अगर आप एक ही ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन मॉड ऑफ डिफरेंट होगा। पोटेंशियल एनर्जी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यही काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा और यही टोटल एनर्जी का मॉड बन जाएगा। तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमेशा बराबर होंगे अगर एक ही एटम के एक ही ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, तो दोनों बराबर होगा, तो 1:1 रेशियो होगा, बी और सी ऑप्शन। चलिए अब आगे बच्चों और थोड़ा सा बात करते हैं और फिर वापस से सवालों पे आएंगे, ठीक है। कुछ सवाल और करने हैं पर थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद वापस सवालों पे आएंगे। अगली हेडिंग डाल दीजिए एनर्जी लेवल। अब ये एनर्जी लेवल है, यही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है, जिसकी वजह से रदरफोर्ड मॉडल नहीं एक्सेप्ट हुआ था। थॉमसन मॉडल में भी यही ड्रॉबैक था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं समझा पा रहे थे। तो बोहर्स मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझा पाया था। और कैसे बोहर्स मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में समझा पाया था, तो एनर्जी लेवल एक बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगेगा। देखिए ये है सबसे पहले n = 1, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, जो भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे रहेगा उसकी टोटल एनर्जी यहां पे लीस्ट होगी। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, n = 2, n = 3, n = 4, इन्फिनिटी, टोटल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो यहां पे जो एनर्जी होगी वो जनरल फॉर्मूला होता है -13.6 Z² n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो जैसे आप मान लीजिए हाइड्रोजन एटम की बात करें तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी और n का वैल्यू भी 1 हो जाएगा ग्राउंड स्टेट के लिए। उसके बाद जो अगला स्टेट है इसको बोला जाता है n = 2, सेकेंड ऑर्बिट,
या फिर बच्चों और कोई नाम इसका अगर आप लोग के दिमाग में हो। n इज इक्वल टू 2 फर्स्ट और एक्साइटेड स्टेट सर। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एकदम। तो n इज इक्वल टू 2 या इसी को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार सवालों में डायरेक्ट सेकंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट नाम नहीं देंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड। तो जो एक्साइटेड स्टेट है +1 करेंगे तो फिर वो ऑर्बिट बनेगा, वो n की वैल्यू बनेगी। तो ये कहलाएगा आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे करते करते आप n इन्फिनिटी पे आएंगे, ठीक है। और जब आप n इन्फिनिटी पे पहुंचेंगे, ठीक है, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे पहुंचेंगे तो टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अच्छा जो एक चीज़ और देखिए, मैंने जानबूझ के ये किया है कि जो पहले दो के बीच का गैप है वो बड़ा है, फिर अगले दो के बीच का गैप इसके कंपेरेटिवली छोटा है, फिर उसके बीच और छोटा, फिर और अगर मैं ऊपर ड्रॉ करता, जैसे n इज इक्वल टू 2 हो गया, ये n इज इक्वल टू 3 सेकंड एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 4 थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अगर मैं n इज इक्वल टू 5 ड्रॉ करता तो n इज इक्वल टू 5 और पास में ड्रॉ करता, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, एनर्जी जो लेवल्स के बीच में जो एनर्जी गैप है वो कम होता जाएगा। जैसे अगर मैं मान लीजिए इसकी बात करूं तो ये है -13.6, n इज इक्वल टू 1 है तो -13.6 z स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है। इसके बाद आप n बराबर 2 पे जाएंगे तो ये बन जाएगा -3.4 -3.4 z स्क्वायर, ठीक है। -13.6 को आप ये n बराबर 2 यानी यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा -3.4। इसके बाद वाला बच्चों किसी को याद है क्या? -1.51 बिल्कुल, -1.51 z स्क्वायर, यानी 13 z स्क्वायर को n इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर देंगे तो इतना आ जाएगा। और फिर n इज इक्वल टू 4 रखेंगे, -0.85 -0 पॉइंट कितना कितना बच्चा आता है? 85 85 हाँ ठीक है। तो ये तो अब अगर आप यहाँ पे पहले दो के बीच में एनर्जी गैप ये देखोगे ना, इसमें इन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस बच्चों किसी को याद है क्या? खैर कोई बात नहीं। तो आप इस 10.5 10.2 सॉरी 10.2 है सर। 10.2 हो जाएगा ना, 6 में से 4 जाएगा 2। हाँ सर, हाँ सर। 10.2 z स्क्वायर। अब अगर z बराबर 1 हाइड्रोजन एटम ले लेंगे तो 10.2 z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। और इन यहां से लेकर यहां के बीच का गैप देखेंगे, ठीक है, तो ये बच्चों आता है मेरे हिसाब से 12.09, ठीक है। तो आ जाएगा 12.09 z स्क्वायर, ठीक है। और यहां से यहां के बीच का अगर हम लोग गैप देखेंगे, ठीक है, तो 3.4 और 1.51 का डिफरेंस लेंगे तो 1.3 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 1.1.49 1.49 1.89, ठीक है। तो ये बच्चों थोड़ा सा आप लोग भी चेक कर लेना, ये 1.89 z स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा इसमें से याद क्या क्या रखने हैं, देखिए ज्यादातर सवाल आपके मैक्सिमम बन सकते हैं यहां तक, है ना। तो या तो n इज इक्वल टू 3 4 तक भी याद रखेंगे तो सफिशिएंट है। तो n इज इक्वल टू 4 तक एनर्जी लेवल्स आपको याद होने चाहिए, स्पेशली हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन है तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो -13.6 -3.4 -1.51 और -0.85। इनके बीच में एनर्जी गैप अगर याद रह जाए तो अच्छा है, पहले दो के बीच में, और मतलब n इज इक्वल टू 1 और 2 के बीच का याद रह जाए, या n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 3 के बीच में याद रह जाए तो बढ़िया है, ठीक है। और ये सब कुछ पूरा कैलकुलेशन सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, ठीक है, ये जितना भी लिख रखा है, ठीक है। अब आते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को समझते हैं, जिसके बारे में हम लोग कल बात कर रहे थे ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बार बार आ रहा था। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी दो हिस्से होते हैं, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। तो पहले हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं और आप लोग अब आंसर करने की कोशिश करना। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में होता क्या है कि वही है कि एक मान लीजिए ये ग्लास ट्यूब है, पूरा वैक्यूम है अंदर और बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स हैं ढेर सारे, ठीक है, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, और इधर से वेवलेंथ गिराते हैं, सारे पॉसिबल वेवलेंथ गिराते हैं, मतलब 0 से इनफाइनाइट सारे पॉसिबल वेवलेंथ गिराते हैं। और फिर जब यहाँ पे बाहर ये रेज आती हैं तो इन वेवलेंथ को एनालाइज करते हैं, तो इनमें से कुछ वेवलेंथ मिसिंग होती हैं। तो बच्चों आप गेस कर सकते हैं, जैसे इतनी सारी चीजें मैंने आपके सामने लिखा है ये सब डेटा, तो कौन कौन सी वेवलेंथ मिसिंग होंगी, कौन कौन से एनर्जी के फोटॉन्स मिसिंग होंगे। इसमें जैसे सारे एनर्जी के फोटॉन डाल दिए आपने तो कुछ मिस हो जाते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो बाहर लाइट निकलेगी उनमें
कौन से एनर्जी के फोटॉन्स मिस होंगे? ये हाइड्रोजन एटम है। कोई गेस करना चाहेगा बच्चों, कौन कौन से एनर्जी के फोटॉन्स मिस होंगे या कौन कौन से एनर्जी के फोटॉन इस साइड नहीं मिलेंगे? आपने सारे एनर्जी के फोटॉन्स डाले हैं। सर जो ये एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस है इन एनर्जीज के नहीं मिलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो एनर्जी के लेवल्स के बीच में डिफरेंस है, जैसे 10.2 Z², तो जैसे हाइड्रोजन एटम होगा तो ये 10.2, तो क्या हुआ होगा कि जब ये सारे फोटॉन्स जा रहे हैं तो कुछ सारे हाइड्रोजन चूंकि ग्राउंड स्टेट में है, कुछ हाइड्रोजन एटम्स ने ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो फोटोन है इसको एब्जॉर्ब करके खुद को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पहुंचा लिया होगा। ठीक है, उसके बाद ये 1.89 का भी हो सकता है मिस हो गया हो, क्योंकि ये फिर क्या करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन वापस से 1.89 का एब्जॉर्ब करके यहां पहुंच चुका होगा, या हो सकता है 12.09 का एब्जॉर्ब करके यहां से यहां पहुंच जाए, या इस एनर्जी गैप के बराबर फोटोन को एब्जॉर्ब करके n = 4 पे पहुंच जाए। ठीक है, तो ये जो एनर्जी गैप्स के बीच में डिफरेंस है, यही वाले फोटॉन्स मिसिंग थे। ठीक है, तो फिर अब सारे कोई जवाब नहीं दे पा रहा था इस चीज का कि यही फोटॉन्स क्यों मिस हैं, क्या वजह है, तो फिर बोहर्स मॉडल्स की मदद से एक्सप्लेन किया गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की 10.2 इसलिए मिसिंग है क्योंकि ग्राउंड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। 12.09 वाला इसलिए मिसिंग है क्योंकि उस फोटोन को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। 1.89 वाला क्यों मिसिंग है, क्योंकि जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा होगा वो 1.89 को एब्जॉर्ब करके सेकंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया होगा। तो यही कारण था कि ये जो कुछ फोटॉन्स थे वो नहीं मिल रहे थे। अच्छा, एक चीज और बच्चों ध्यान से सुनिए, मान लीजिए मैं हाइड्रोजन एटम की जगह दूसरा कोई गैस यूज कर लूं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हीलियम गैस यूज कर लेता हूं। ठीक है, He+ ये गैस यूज कर लेता हूं, तो मुझे एक चीज बताइए, क्या फिर से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन मिस होगा, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला मिस होगा, या इस बार अलग फोटॉन्स मिस होंगे? अलग हो जाएगा सर, Z की वैल्यू अलग होगी ना सर, अलग हो जाएगा, Z की वैल्यू अलग हो जाएगी। हाँ, इस बार Z का वैल्यू, तो जैसे He+ है तो यहाँ पे Z की जगह कितना रखेंगे, He+ है तो 2 रखेंगे, तो Z² का मतलब 4, यानी 10.2 × 4 यानी 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला इस बार मिस हो जाएगा। ठीक है, 12.09 × 4 है ना, यानी 48.36 वाला इस बार फोटोन मिस हो जाएगा अगर आप He+ गैस रखेंगे। तो जैसे आप गैस चेंज करते जाएंगे ना, उसके हिसाब से कौन सा फोटोन एब्जॉर्ब होगा वो भी चेंज होता जाएगा, और जो फोटोन एब्जॉर्ब होगा वो भी, बात सुन लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिए। जैसे हाइड्रोजन एटम है मान लीजिए, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है अगर उसको ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जाना है तो। ठीक है, तो अगर आपके फोटोन के पास एग्जैक्टली इतनी एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ही वो एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा। अगर इससे थोड़ा सा कम है यानी 10.1 है तो भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और 10.25 या 10.21 10.22 है, थोड़ा सा भी ज्यादा है तो भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, या तो इतनी हो या तो इसके नेक्स्ट ऊपर यानी 12.09 हो तो होगा। 12.09 से थोड़ा सा भी ज्यादा है यानी 12.09 से मान लीजिए 12.19 है तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, 12.08 है एब्जॉर्ब नहीं होगा, 12.07 है एब्जॉर्ब नहीं होगा, 12.09 के एग्जैक्ट बराबर, थोड़ा सा भी ज्यादा थोड़ा सा भी कम नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि जैसे 12 मान लीजिए सर 12.09 नहीं है 12.08 है, फिर सर ऐसा हो सकता है क्या कि इसमें से इतना एब्जॉर्ब करके यहां पहुंच जाए और एनर्जी, बाकी एनर्जी अपने पास रखे रहे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। या तो इतनी हो एग्जैक्टली, या इसके अगला वाला इतना हो, या फिर उसके अगला वाला हो। अगला वाला उसका कौन सा होगा, जो यहां से लेकर यहां तक के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस होगा। ठीक है, या तो ये होगा तो फिर होगा, या फिर इतना हो, है ना 1.89, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है 1.89 एब्जॉर्ब करके यहां पहुंच जाएगा। कुल मिला के जो फोटोन गिरा रहे हैं वही फोटॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे जो एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस होगा, है ना, उससे थोड़ा सा भी ज्यादा थोड़ा सा भी कम बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एटम का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अब बच्चों आप लोग एमिशन स्पेक्ट्रम, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि गेस करना चाहो कि एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है। एमिशन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब हुआ कि जैसे यहां पे हम लोग हाइड्रोजन एटम ले रहे थे ग्राउंड स्टेट पे। ठीक है, अब एमिशन स्पेक्ट्रम आपको देखने को तब मिलता है जब आप एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम लेते हैं। यहां पे आपने पास कराए, सारे हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड हो गए।
ठीक है। एक्साइटेड होगा इसका क्या मतलब हो गया कि ग्राउंड स्टेट में पहले जो इलेक्ट्रॉन्स थे अब वो सारे के सारे एनर्जी एब्जॉर्ब करके कुछ यहां पहुंच चुके हैं, कुछ यहां पहुंच चुके हैं, है ना, कुछ यहां पहुंच चुके हैं, कुछ यहां पहुंच चुके हैं, ठीक है, कुछ यहां पहुंच चुके हैं। ये एक्साइटेड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट पे अब हाइड्रोजन एटम नहीं है, सारे एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो यहां पे सारे हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड स्टेट वाले हाइड्रोजन एटम है सारे के सारे। तो होगा क्या बच्चों, डी एक्साइट होंगे। कारण क्या है सर डी एक्साइट होने का? ऐसा नहीं हो सकता क्या कि ऊपर ही रहे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है कि हर चीज यूनिवर्स में अपनी एनर्जी को कम करना चाहता है। तो ये एक्साइटेड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं कि यहीं रहेंगे, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड तक पहुंचेंगे, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रुकेंगे, वापस से डी एक्साइट होंगे। जब डी एक्साइट होंगे तो बच्चों क्या बताना चाहेंगे, डी एक्साइट होंगे तो क्या होगा? मान जितना लीजिए लेके ऊपर गए थे सर उतना ही रिलीज कर देंगे। उतनी एनर्जी रिलीज कर देंगे। जैसे ये वाला Yes, sir. इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर जब यहाँ पे आएगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा बताएंगे बच्चों? 10.2 हाइड्रोजन एटम 10.2 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस ये वाला इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये डी एक्साइट होकर मान लीजिए पहले यहाँ आया तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा? अगर यहाँ से 1.89 1.89 और फिर यहाँ से यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ से मान लीजिए यहाँ आएगा तो फिर कितना रिलीज करेगा? 10.2 10.2 करेगा सर। हो सकता है इलेक्ट्रॉन ऐसे दो स्टेप में ना आए, हो सकता है डायरेक्ट नीचे आ जाए। अगर डायरेक्ट नीचे आएगा तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा? 12.09। 12.09। 12.09 तो जब ये एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम को डी एक्साइट होने दिया, कुछ समय के लिए छोड़ दिया, तो उससे फिर फोटॉन्स एमिट हुए, ठीक है। और देखा गया कि उसी वेवलेंथ या उसी एनर्जी के फोटॉन्स एमिट हुए जो कि यहां पे मिसिंग थे, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। कौन कौन से इसमें मिलेंगे? 12.09 वाले मिलेंगे, 10.2 वाले मिलेंगे, 1.89 वाले मिलेंगे, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो वाले मिलेंगे। तो वो सारे हम लोग को वेवलेंथ के फोटॉन्स मिले, तो हम लोग को समझ में आ गया कि एमिशन। तो इस चीज को कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था बोहर्स मॉडल से, ये एमिशन स्पेक्ट्रम में वही वेवलेंथ के क्यों फोटॉन मिल रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन मिल गया था बोहर्स मॉडल से। तो ये हाइड्रोजन एमिशन और ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। तो बच्चों समझ में आया कि एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है और बोहर्स मॉडल कैसे explain कर रहा है? ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों आप सारा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम में एक एक दो दो लाइन लिख लीजिए। ऐसे एनर्जी लेवल ड्रॉ कर लीजिए, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और उनके करस्पॉन्डिंग एनर्जीज लिख लीजिए। एटलीस्ट n बराबर 4 तक तो याद होना चाहिए आपको। लिख लिएगा बच्चों सबने? यस सर हो गया। ठीक,
आएगा सर। ठीक। चलिए बच्चों, कुछ सवाल कर लेते हैं इसी पे जितना भी डिस्कशन किया है, और फिर आगे बढ़ेंगे। बदल रहा हूँ बच्चों, स्लाइड देखिएगा। सर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम के नीचे क्या लिखना है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के नीचे इसमें लिख लीजिएगा कि सारे पॉसिबल फोटॉन्स, सारे एनर्जी के फोटॉन्स हम लोगों ने गिराए इस पे, हाइड्रोजन एटम पे, और कुछ फोटॉन्स मिसिंग थे। तो वो जो मिसिंग फोटॉन्स थे वो वही फोटॉन थे जिनकी एनर्जी लेवल्स के एनर्जी गैप के बराबर थी। ठीक है। फॉर एग्जांपल 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिसिंग था, 12.09 मिसिंग था, 1.89 मिसिंग था। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है सर। पेपर लिखवा दीजिए। लिखिए। मैं बोल रहा हूँ बच्चों, लिखिए थोड़ा सा। इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम photons of all possible energies in absorption spectrum, photons of all possible energies were made to fall on hydrogen atom at ground state and we observed that photons of energy equal to energy gap between energy levels were missing. And we observed that photons of energy equal to energy gap between energy levels were missing. डन सर। ठीक। और एमिशन स्पेक्ट्रम बच्चों लिख लीजिएगा एक लाइन। एक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम में लिख लीजिए। व्हेन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स when excited hydrogen atoms left alone सर हाइड्रोजन एटम के बाद में क्या बोला आपने? मैं लिख देता हूँ। when excited hydrogen atom left alone, then those missing photons were
ऑब्जर्व्ड बस इतना लिख लीजिए। व्हेन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स लेफ्ट अलोन देन दोज मिसिंग फोटॉन्स वर ऑब्जर्व्ड। दोज मिसिंग फोटॉन मतलब इसका क्या मतलब होगा बच्चों? ये दोज मिसिंग फोटॉन से क्या कहना चाहते हैं? कौन से मिसिंग फोटॉन? सर जो ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम में हाँ जो मिसिंग हो गए थे ना उस वाले उसी को। उन्हीं को बोल रहे हैं बिल्कुल। जिनकी एनर्जी एनर्जी गैप के इक्वल रहती है। बिल्कुल बिल्कुल वही वाले मिसिंग फोटॉन्स हमको एमिशन स्पेक्ट्रम में मिल जाएंगे। चलिए बच्चों अब आप लोग इस पे हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, फिर इस पे सवाल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।